हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होगे। अब कुछ ही दिनों में 2 दिन बाद आपका पेपर है ना। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी चैप्टर वाइज। ये टॉपिक छोड़ के गए यानी कि आपका पेपर हाथ से गया। ये टॉपिक कर लेना, अभी भी आपके पास टाइम है। ये टॉपिक सारे एक बार अच्छे से कर लेना, ताकि आप 70 आउट ऑफ 70 लेकर आओ। आपके पेपर में मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक में से मिलेंगे, जो मैं 19 चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो आपके पास पूरे 2 दिन है अभी भी, आराम से बैठकर ये सारे टॉपिक कवर करना। कहीं भी किसी और वीडियो से मत देखना अपना। आपके नोट्स होंगे, एनसीईआरटी होगी, दोनों उठाओ और उन्हीं में से इन टॉपिक को एक टाइप से कह सकता हूं रट्टा मान लो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आपका लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो आपसे पूछा जाता है जनरली, वो पूछा जाता है बायोडायवर्सिटी के ऊपर, और वो भी आपका यहां पर आएगा, ज्यादा नहीं 1 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स का क्या पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कितने एनिमल्स हैं और कितने प्लांट्स है, ये नंबर पूछ सकते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज पूछ सकते हैं बायोडायवर्सिटी के बेसिस पे, या डायरेक्ट डेफिनेशन में पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, असर रीजन में कहीं से भी फंस सकता है क्वेश्चन, तो इसको कर लेना। ओके, वही बात कर लेते हैं आईसीबीएन या आईसीजेडएन, ये पूछ सकते हैं आपसे। एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, कई बार आ रखा है, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। देन टैक्सोनॉमी हायरार्की। अब हायरार्की आपको पता ही है, स्पीसीज जीनस वाली याद है, मैंने करवा रखा था जो, उसको अच्छे से याद कर लेना, उसका फ्लो ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, है ना। देन रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है, कभी ना कभी आपने देखा भी होगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपसे रूल पूछे जाते हैं, 4 रूल हैं, इजीली आप लिख लोगे। इतने टॉपिक कवर कर लेना, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं चैप्टर के अंदर। एंड आगे चलते हैं, सेकंड है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जितना है ना वो सफिशिएंट है, ये पढ़ लेना आप। पहला, क्राइटेरिया यूज बाय आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किए थे, 5 क्राइटेरिया याद कर लेना। देन लिमिटेशन ऑफ लीनियस सेकेंड किंगडम, मतलब 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो लीनियस भाई साहब ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, उसके ड्रॉबैक, या फिर आपको याद बताता हूं लिमिटेशन, ये याद करके जाना। उसके बाद शेप ऑफ बैक्टीरिया याद करो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, वो कर लेना, वो भी आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मेथेनोजेनी, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, कि बताओ ये मतलब आपके जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, उनके नाम क्या क्या है, तो वो आपके सामने है ये। ठीक है, फिर क्राइसोफाइट, 5वां टॉपिक क्राइसोफाइट, यानी वो डायटम वाला याद होगा आपको। वाई डायटम इज कॉल्ड एज अ डायटमेशियस अर्थ एंड वाई डायटम इज अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ क्राइसोफाइट, याद रखना। ठीक है, फिर एस्कोमाइसिटीज विद एग्जांपल। एस्कोमाइसिटीज यानी फंजाई का एक ग्रुप है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जांपल के साथ। इसके अंदर आ जाता है आपका क्लेविसेप, जो कि एलएसडी बनाने के लिए यूज होता है, न्यूरोस्पोरा, जो कि जेनेटिक्स के अंदर यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पूछ सकते हैं कि कौन से फंजाई जो एडिबल होते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है ना, मोरल एंड ट्रफल्स, तो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और एस्कोमाइसिटीज आपका ये इंपॉर्टेंट फंजाई है। वायरस, वायरोड, प्रायन एंड लाइकेन, ये तो पूरा पढ़ लेना भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर जो पढ़ना है आपको, वो है आपका सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, डाइकैरियोन स्टेज, और डाइकैरियोन स्टेज किसमें बनती है, एस्कोमाइसिटीज और आपका बेसिडियो के अंदर, वो पढ़ लेना। देन आपका एक चैप्टर भी हो जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, वो याद रखना। सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेना भाई, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आने के चांसेस है। उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी पढ़ लेना, 3 टाइप की एल्गी होती है, उनके अंदर जितने भी पॉइंट है ना सब पढ़ लेना। ठीक है, अब उसके बाद वाई ब्रायोफाइट कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों कहा गया है आपके ब्रायोफाइट को, ये पढ़ लेना। देन प्रोटोनीमा क्या होता है, प्रोथैलस क्या होता है, टेरिडोफाइट को हेटेरोस्पोरिक क्यों कहा गया है जिम्नोस्पर्म के लिए, ये सारा एक बार आप देख के जाना, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, सारा करने बैठोगे अब आपका टाइम नहीं है, इन टॉपिक को कर लेना। ठीक है, मेजोरिटी आपका है कि इनमें से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूँ। एनिमल किंगडम में सबसे पहले तो भाई आपका यही है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आपने कर लिया, इट मींस कि आपने आधा चैप्टर कर लिया, तो ये तो कर लेना। अब अगर आपको नहीं पता कहां से करना है, तो मैंने वीडियो बना रखी है एनिमल किंगडम की, वहां से देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, लिंक दे दूंगा नीचे ही डिस्क्रिप्शन में। देन वाटर कैनल सिस्टम क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कहाँ ये दोनों पाए जाते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, ये एनसीईआरटी से रीड कर लेना। उसके बाद पॉलिप मेड्यूसा, इसके बारे में पढ़ के जाना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। लास्ट में ये 3 मार्क्स का कॉन्ड्रिक्टाइल्स, ऑस्ट्रिक्टाइल्स, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है ना,
डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ऑल फाइलम। देखो अब इस चैप्टर में पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या करना है, एक तो ये कर लेने 4 टॉपिक, उसके बाद 5वें में क्या करना है, जितने भी फाइलम के अंदर ना स्पेशल फीचर या डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं जो अलग होते हैं सबसे, वो कर लेना। जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सारे फाइलम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन करके जाना, है ना। फ्लेम सेल हो गया, आपका एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गया, आपका नेफ्रीडिया हो गया, ये सारे आपको करके जाने, रट के जाने कि किस फाइलम में क्या आता है ना। तो ये आपका एनिमल किंगडम भी हो गया। उसके बाद देख लेते हैं अपन मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं भाई। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले डिफरेंट रीजन ऑफ रूट्स, जो रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स में इन 5 टॉपिक में से एक पूछा जाएगा, एस्टिवेशन, फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन और वेनेशन। इनमें से आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये भी आप करके जाना 5 के 5। फिर एट द एंड एपीफाइलस, एपीपेडलस, ठीक है, ये सारे आपको मिल जाएंगे एंथर वाले पार्ट में, वहां जाके देख लेना अच्छे से एनसीईआरटी में विद एग्जांपल करके जाना। फिर आ जाता है आपका छठा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 में आपका एनाटॉमी है। अब एनाटॉमी में क्या करना है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम पढ़ लेने हैं, ठीक है। 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वो पढ़ लेना आराम से, इजी है। और फिर रूट, स्टेम, लीफ के मोनोकॉट और डाइकॉट के डायग्राम विद लेबलिंग अच्छे से करके जाना। कई बार आया गया है, ठीक है, कई बार आया है। 2 साल पहले वाले में आया था आपका डाइकोट लीफ के बारे में पूछा था, जिसको अपन जनरली डॉर्सिवेंट्रल कहते हैं। और पिछले साल के पेपर में आपसे पूछा गया था आइसोबाइलेटरल यानी मोनोकॉट लीफ का डायग्राम, यानी पिछले 2 साल से आपके लीफ के ऊपर ही डायग्राम आए हैं। तो इस बार चांसेस हैं कि स्टेम और रूट पे आ सकता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं तीनों करके जाना भाई, सेफर साइड होकर चलना अपने को, 5 मार्क्स में आराम से आता है ये। उसके बाद फ्रॉग के लिए भाई, वैसे तो मैं बोलूंगा फ्रॉग आप पूरा पढ़ लेना क्योंकि छोटा ये टॉपिक, बट फिर भी उसमें भी अगर आपको टाइम, अगर फिर भी उसके पास आपके पास टाइम नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेना, लेबलिंग के लिए आ सकता है। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ऑफ फ्रॉग पढ़ के जाना भाई। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है आपका साइनस, वीनस एंड कॉनस आर्टरियोसस, ये सब देख लेना कि कहाँ पे है और फ्रॉग में वो चीजें क्या क्या काम करती है। फिर बात कर लेते हैं अपना सबसे फेवरेट चैप्टर, जिसकी स्टार्टिंग ही बायो की यहां से होती है, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, 4 चीजों से मिलकर बना होता है, पता होगा आपको। ईआर है, गोल्जी है, वैक्यूल्स है और एक क्या है, लाइसोसोम। तो ये सारा पढ़ लेना, इनके काम पढ़ लेना भाई। 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। देन आपका 9+2 अरे पढ़ लेना, 9+0 अरे पढ़ लेना, केस बेस्ड स्टडी आजकल बनती है ना, तो वहां पर आपका ये बन सकता है। फिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस करके जाना, ठीक है। एट द एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्या है आपको बताना है। सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा ना, सेंटर में आपका सेंट्रोमियर है तो अलग नाम आ जाता है, फिर आपका सेंटर से दूर जाता रहता है, तो वो करके जाना। तो यहाँ पे अपना 8 चैप्टर हो गए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 है आपका बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो बेटा पहले पढ़ लेना आप प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिफरेंस है और एग्जांपल है। कोफैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल है ये आपका, हर बार पूछा गया है, पिछले साल पूछा गया था, उससे पहले पूछा गया था, ठीक है। पढ़ लेना प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर देख के जाना, पढ़ के जाना। अमीनो एसिड के टाइप देख लेना, ऊपर से पढ़ लेना आराम से, ठीक है। और एक इजी डेफिनेशन पे याद कर लेना अमीनो एसिड होती है। ये था आपका बायोमोलिक्यूल की बात। 10वां चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसके अंदर से आपको पढ़ना है क्या, देखो भाई सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस पढ़ लेना, क्योंकि इसके ऊपर है ना सबसे ज्यादा सवाल बनता है इस चैप्टर में से कि मियोसिस के स्टेजेस पूछ लेता है या माइटोसिस के पूछ लेता है। आराम से इसको पढ़ लेना, दोनों कॉन्सेप्ट देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंस पढ़नी इन्हीं दोनों की, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है ना। और पिछले साल मियोसिस के ऊपर है ना सवाल आया था 5 मार्क्स के अंदर, ठीक। तो ये आराम से करके जाना। उसके बाद करते हैं फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, चैप्टर है 11वां। इसमें आपको जेड स्कीम करनी है। जेड स्कीम आपको पता ही होगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में से एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो वाला था, ठीक है, पढ़ लेना, बताऊंगा नहीं क्या होता है। देन C3 C4 साइकिल आपको पढ़ के जानी है, रट लेना भाई इनकी साइकिल को अच्छे से, पहले बता रहा हूं मैं। एंड क्लोरोप्लास्ट का सिर्फ डायग्राम देख लेना, डायग्राम देखना भाई, इसका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं वो, उनके पास और कोई टॉपिक थोड़ी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें तो आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद करनी है, क्रेब्स साइकिल अच्छे से याद करनी है, ETS करना है एंड रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट करना है। देखो
आगे वाले 2 तो 5 मार्क्स में बनते हैं आराम से, हर बार बनते आ रहे हैं, चांसेस होता है कभी ये आ जाता है कभी ये आ जाता है, तो रट के जाना। ईटीएस आज तक नहीं पूछी गई है, ईटीएस अभी तक पूछ ही नहीं गई, तो चांसेस है कि पूछ ले, है ना। अगर ऐसे ना पूछेगा ना, मान लो पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछ रहा, तो वो इस तरीके से पूछ लेगा कि ईटीएस का एक और नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसकी डेफिनेशन बताओ क्या होती है, तो वो आप देख लेना, इजी है वो। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपको इसी चैप्टर के लास्ट पेज में मिलेगा। 3 चीजों की वैल्यू याद करनी है, प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की। आपको आरक्यू पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेना, याद रहेगा, ठीक है। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 13, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जितने भी थे ना आपके 5 टाइप के, ऑक्सीजन, जिबर्लिक एसिड, आपका साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड आपका एब्सिसिक एसिड, इनके रोल पढ़ लेना, डिस्कवरी पढ़ लेना, एग्जांपल पढ़ लेना। देन आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये तीनों पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहां भी पढ़ोगे ना तो आपका एनाटॉमी का पार्ट कवर हो जाएगा, तो ये पढ़ के जाना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपका चैप्टर है 14, यहां से स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी, ठीक है, 6 चैप्टर। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आ सकता है, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, पूरा टॉपिक है, ठीक है, पता है आपको 5 स्टेप होते हैं, देख लेना। फिर डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पिछले साल कई बार आ रखे हैं, ठीक है ना। फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। देन रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी वाला पूरा टॉपिक करके जाना, कोई ना कोई एक तो फंसेगा ही फंसेगा। फिर डिजीज कर लेना भाई, डिजीज तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की सारी डिजीज करके जाना, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई दी है, ठीक है। उसके बाद क्या चैप्टर नंबर 15 है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें आपको प्रोटीन पढ़ के जाना है प्लाज्मा के अंदर जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ के जाना है भाई, उनकी क्वांटिटी, उनका कंपोजिशन पढ़ के जाना है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये जब आता है बच्चा भूल जाता है कि लिखना क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, तो इसको अच्छे से आप अपनी भाषा में रट के जाना, ठीक है। डबल सर्कुलेशन याद होना चाहिए, वो भी हार्ट के साथ बता रहा हूं मैं, डायग्राम हार्ट के साथ। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कार्डियक साइकिल के ऊपर आपको एक ब्रीफ नोट लिखना आना चाहिए भाई, अभी से लिखना स्टार्ट कर दो इसको। फिर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, 3 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, और यहीं पर आपके ना डिजीज खत्म हो जाती है इस चैप्टर की। फिर चैप्टर है आपका 16, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, इसमें ना 5 मार्क्स से टॉपिक ज्यादा है, जैसे कि एक आपका रास मैकेनिज्म है, काउंटर करंट पिछले साल ही आया था, और यूरिन फॉर्मेशन, 3 स्टेप आ जाते हैं इसके अंदर, और तीनों ही 5-5 मार्क्स के हैं। फिर आपका 3 मार्क्स का अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक के बीच में डिफरेंस बताओ, ऑर्गेनिज्म के बीच में। एट दी एंड नेफ्रॉन का डायग्राम अगर आ गया तो, ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन आप सारे डायग्राम देख के जाना, प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद चैप्टर है आपका 17, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहला स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। देन रेड एंड व्हाइट फाइबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मसल्स, जो मसल है ना, ये मसल फाइबर बोल लो, एक ही बात है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर बोन्स और जॉइंट, बेटा देखो याद रखना, बोन्स तो आप जब पढ़ते तो याद हो जाता है, लेकिन जॉइंट्स कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ये पढ़ लेना। 3 टाइप के जॉइंट होते हैं, उनके अंदर भी वैरायटी आती है, सब डिवीजन आ जाते हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर है 18, वो है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो इसमें पढ़ लेना एक तो डायग्राम न्यूरॉन का, सबसे इजी होता है। फिर आपको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इंपल्स कैसे जनरेट होता है और कैसे उसका कंडक्शन आगे होता है, वो पढ़ के जाना आप, ठीक है। उसमें भी आपको टॉपिक बताता हूँ, रेस्टिव पोटेंशियल पढ़ लेना, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ के जाना। फिर उसके बाद ब्रेन का डायग्राम देख लेना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनके फंक्शन पढ़ लेना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आ जाते हैं अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब केमिकल कंट्रोल, आपको पता ही चैप्टर का नाम, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 19 चैप्टर आपका, ठीक है। अब 19 चैप्टर की मैं बात करूं तो इसके अंदर कॉर्टिकल वाले हार्मोन याद करना, थायराइड वाले हार्मोन याद करके जाना, ठीक है, और थायराइड से रिलेटेड बीमारी भी याद कर लेना, पहले बता देता हूं। फिर जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में निकलने वाले हार्मोन जो है ना, सीसीके करके याद होगा आपको एक, वो याद करके जाना। फिर पिट्यूटरी वाला हार्मोन, ये जो हार्मोन लिखे ना, ये आराम से आप कर लेना भाई। उसके बाद क्रिटिनिज्म, ये इंपॉर्टेंट बीमारी है, ये क्या होता है, ठीक है। ग्रेव डिजीज, एडिसन डिजीज, ये आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है भाई। इसको छोड़ने का मतलब इसको है ना, छोड़ने की है ना बेवकूफी करना मत, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर 19 है,
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि 19 चैप्टर को आप भी नहीं कर पाओगे 2 दिनों के अंदर। तो फायदा इसी में है ना कि आधे चैप्टर वो कर लेगा, टॉपिक करके लाएगा, आधे आप करके जाओ, आराम से मिली भगत में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, बाकी जिसको 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं उसके लिए तो टॉपिक बता चुका हूं मैं, आराम से प्रिपेयर कर लेना, 2 दिन है आपके पास, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो एनसीईआरटी विद नोट्स अगर आप लगाते हो तो। और आपके बायो के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, होप सो कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा अगर आप ये टॉपिक करके आओगे तो।